सुप्रभात छात्रों। कल हमने वैज्ञानिकता तकनीकी हिंदी जो है इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम देखने जा रहे हैं कि साहित्य की हिंदी। साहित्य की हिंदी यानी क्या है? तो साहित्य के लिए जैसे हम देखते हैं 1850 के बाद खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने गद्य साहित्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर दिया। इसके उपरांत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, जयशंकर प्रसाद जी हो या छायावादी कवि हो, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने का प्रयत्न यानी गद्य और पद्य दोनों में करने का प्रयत्न कर दिया है। तो साहित्यिक हिंदी यानी क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जिसका प्रयोग साहित्य में होता है, बोलचाल की भाषा के तुलना में प्रायः यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा कुछ परंपरागत होती है, इसे काव्य भाषा भी कहते हैं। यानी जिसका प्रयोग साहित्य में होता है और बोलचाल की जो भाषा होती है उससे वह कम विकसित और कुछ अलंकृत, कुछ कठिन तथा परंपरागत होती है। यानी इसका अर्थ क्या है? जैसे हम देखते हैं बोलचाल की जो भाषा होती है वह हर समय यानी नए रूप में ढलती हुई दिखाई देती है। तो ये जो साहित्य की भाषा जो होती है वो परंपरागत होती है, यानी पहले थोड़ा उसका आधार उसमें होता है। बोलचाल की तुलना में वो कम विकसित यानी क्या? बोलचाल की भाषा में हर एक नए शब्द आते हैं। व्यक्ति की एक आदत है कि यानी भाषा को तोड़ना मरोड़ना। बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा, इसमें काफी अंतर हमें दिखाई देता है। तो व्याकरण की दृष्टि से हो, नए शब्द गढ़ने की पद्धति हो, इसमें बोलचाल की भाषा में काफी अंतर दिखाई देता है और साहित्य की भाषा में अंतर दिखाई देता है। तो वह भाषा, साहित्य की जो भाषा होती है वह अलंकृत भाषा होती है, अलंकारिक भाषा होती है। उसका जो क्रम है, वाक्य क्रम होता है, वो निश्चित होता है। कर्ता, कर्म, क्रियापद, अलंकार, ये निश्चित तौर पर एक ढांचा होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा जो होती है, बोलचाल की भाषा उससे थोड़ी अलग होती है और साहित्य लिखने की जो परंपरा होती है उसी का वह साहित्य की भाषा जो है उसी का प्रयोग करती हुई दिखाई देती है। इसे काव्य भाषा भी कहते हैं। यानी इसे काव्य की भाषा, साहित्य की भाषा, अलग अलग नामों से उसे पहचाना जाता है। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यानी हिंदी का प्रयोग यानी बोलने के लिए या संपर्क के लिए, यानी दुनिया में हम देखते हैं, विश्व में हम देखते हैं तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जाती है। यानी जो संस्कृत हिंदी भाषा जो है उसकी जड़ें जो है भारत की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, उसमें ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। परंतु हिंदी साहित्य की जड़ें मध्यकालीन भारत की अवधी, मगधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती है। प्राचीन साहित्य जो है संस्कृत साहित्य है वह अलग है और मध्यकालीन जो भाषाएं हैं, अवधी हो, मगधी हो, अर्धमागधी, मारवाड़ी, ये जो भाषाएं हैं उसमें थोड़ा बहुत उसका प्रादुर्भाव हमें दिखाई देता है। हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने शुरुआत कविता के माध्यम से, जो कि ज्यादातर लोक भाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई है। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी के 3 प्रकार यानी साहित्य के 3 प्रकार हमें मिलते हैं। प्रारंभ का आदिकाल का जो साहित्य है तो यानी 1050 से 1750 तक का जो साहित्य है वह आदिकालीन साहित्य माना जाता है। उसके पहले का साहित्य अपभ्रंश कालीन मानता है। 1050 से हिंदी में हमें बहुत सारा साहित्य मिलता है। इसी कारण यानी आदिकाल हो, मध्यकाल हो, रीतिकाल हो, भक्तिकाल हो,
तो इसमें हिंदी का प्रादुर्भाव या हिंदी वही से यानी अपने साहित्य के क्षेत्र में साम्राज्य करती हुई दिखाई देती है। तो हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य यानी जो जैसे हम देखते हैं उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, कहानी, ये गद्य। और पद्य यानी कविता। और चंपू काव्य यानी क्या, गद्य पद्य मिश्रित जो साहित्य है उसे चंपू काव्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं जो मराठी में पोवाड़ा कहते हैं वो गद्य पद्य मिश्रित है। थोड़ी उसकी कथा बताई जाती, कथा वस्तु बताई जाती है और उसके बाद उस कथा वस्तु को गद्य में पद्य में पिरोया जाता है। इसी कारण जैसे संगीत नाटक जो होते हैं तो उसी तरह नाटक है लेकिन उसमें गद्य और पद्य दोनों भी होते हैं। आजकल हम देखते हैं सिनेमा, तो ये सिनेमा क्या होते हैं, तो उपन्यास जो होता है उसका यानी मंचन किया जाता है, कोई नाटक होता है उसका मंचन किया जाता है और वो चलचित्र के माध्यम से नाटक एक ही बार खेला जाता है, एक बार देखता है या उसे बार बार देखना पड़ता है। लेकिन सिनेमा जैसे है तो हमें कोई प्रसंग दोबारा देखना है तो हम उसे दोबारा उसी क्षण देख सकते हैं, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता है। तो हिंदी में साहित्य के 3 प्रकार दिखाई देते हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इसमें विवाद है। यानी हिंदी की पहली रचना कौन सी है इसके बारे में विवाद है, लेकिन ज्यादातर साहित्यकार देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी की पहली प्रामाणिक रचना मानते हैं। यानी देवकी नंदन खत्री जी ने यह चंद्रकांता उपन्यास लिखा तो उन्होंने एक तहलका ही मचा दिया। तो यानी वह एक अद्भुत रहस्य कथा की तरह है। लोग उसे यानी हिंदी में लिखी थी देवकी नंदन खत्री जी ने, उसे समझ में नहीं आता था, हिंदी समझ में नहीं आता था। उन लोगों ने हिंदी सीख लिया क्योंकि हमें यह उपन्यास पढ़ना है, चंद्रकांता उपन्यास पढ़ना है। 1990 के दशक में यह चंद्रकांता एक सीरियल के रूप में प्रसारित की गई तो लोग उसे यानी जैसे रामायण और महाभारत 90 के दशक में चल रहा था उसी तरह ये चंद्रकांता ये सीरियल भी चल रही थी। लोग उसे देखने के लिए समय निकाल कर बैठते थे। उसी समय हर एक घर में यह टेलीविजन नहीं था, किसी कस्बे में, इलाके में या किसी अमीर लोग है उनके घर में यह होता था। लोग उसे देखने के लिए यानी बहुत लालायित होते थे। रामायण, महाभारत और उसके बाद यह चंद्रकांता यह सीरियल इतवार के दिन ही होती थी। तो यह चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी ऐसा माना जाता है। भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश में हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शैलियां जन्मी हैं। यानी जैसे यह भारत विस्तृत देश है, अनेक राज्य है, अनेक राज्यों की अपनी अपनी मातृभाषा है, तो इन सभी को एक धागे में पिरोने का काम ये हिंदी करती है। हिंदी इनमें से सबसे अधिक विकसित थी अतः उसको भाषा की मान्यता मिली। अन्य भाषाएं शैलियां बोलियां कहलाई गई। जैसे हम देखते हैं तो हिंदुस्तान के राज्य घटना ने हिंदुस्तान के 12 भाषाओं को यानी महत्वपूर्ण माना है। तो ये 12 भाषाएं संविधान की सूची के अनुसार उसे राजभाषा का स्थान दिया है। और हिंदी जो है हिंदी की 18 बोलियां है और उसका विभाजन भी कर दिया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उत्तरी हिंदी और मध्य देशीय हिंदी, यानी ऐसे 5 विभागों में उसे विभाजित कर दिया प्रांतीय संरचना के आधार पर। जैसे भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद यानी प्रांतीय संरचना हो गई और उसी के आधार पर हिंदी की यह 18 बोलियां मानी गई। और यह बोलियां यानी शैली यानी लिखने की पद्धति, लेकिन वही बोलते हैं जैसे मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो या असमिया हो या भोजपुरी हो, बदेली, छत्तीसगढ़ी, तो यह जो या अवधी, ब्रज, यह भाषाएं जो है वो हिंदी की बोलियां मानी गई है या उसे शैलियां मानी गई है।
इनमें से कुछ में हिंदी के महान कवियों ने रचना की, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिखा और सूरदास ने अपनी रचना ब्रजभाषा में लिखी। यानी जैसे यह अवधी, ब्रज, मैथिली, भोजपुरी, ये जो भाषाएं हैं या शैलियां हैं उसी समय यानी कार्य कर रही थी, उसी समय उनका साहित्य चल रहा था। तो यानी हिंदी का जो यानी भारत का जो राम काव्य जो हम मानते हैं, पहला लिखा गया संस्कृत में, वाल्मीकि ऋषि ने लिखा संस्कृत में, और उसके बाद यानी तुलसीदास ने मध्यकाल में 1500 शती में उन्होंने ये 1554 में रामचरितमानस लिखा हुआ अवधि में। सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा, उसी समय के कवि, मध्यकाल के कवि है, उन्होंने भ्रमर गीत लिखा ये ब्रज भाषा में। तो यह ब्रज और अवधि मध्यकाल में समांतर स्तर पर चलती थी। राम भक्ति साहित्य की भाषा थी अवधि और कृष्ण भक्ति शाखा की भाषा थी ब्रज, क्योंकि कृष्ण की मातृभूमि ब्रज भूमि है और राम की मातृभूमि अवध प्रांत है। इसी कारण अयोध्या यानी अवध प्रांत यानी उसकी भाषा अवधि। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमारी भाषा मातृभाषा मराठी हम मानते हैं, तो ऐसे ये जो है तो इन्हें हर साहित्य की भाषा उस प्रांतीय रचना के आधार पर है। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया, सूरदास ने अपना भ्रमर गीत लिखा, वह ब्रज भाषा में लिखा, विद्यापति ने मैथिली में और मीराबाई ने राजस्थानी को अपनाया। यानी विद्यापति जो है आदि काल का अंत और मध्य काल यानी भक्ति काल का प्रारंभ, ऐसे संधि युग में यानी मैथिली कवि हो गए हैं। तो उन्होंने मैथिली विद्यापति हो गए और उन्होंने मैथिली भाषा का प्रयोग कर दिया है। और मीराबाई यानी भक्ति काल की मानी जाती है, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में साहित्य लिखा है। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य आज भी लोकप्रिय है। यानी राजस्थानी भाषा हो या मैथिली हो, अवधी हो, ब्रज हो, तो वो हिंदी बोलियां हैं या शैलियां मानते हैं। आज भी वह साहित्य है और उसका लोग प्रयोग कर देते हैं। आज भी अनेक रचनाकार अपना लेखन अपने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं। यानी जैसे हिंदी साहित्य के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावादी कवि निराला। उनकी मातृभाषा बंगाली थी, लेकिन पत्नी के प्रोत्साहन से उन्होंने हिंदी सीखी और उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य को अजरामर कर दिया। सरोज स्मृति एक स्वानेट संगीत यानी शोक गीत दे दिया। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता लिखी, तुलसीदास कविता लिखी। तो ऐसे राम की शक्ति पूजा यह बहुत लंबी कविता मानी जाती है उनकी। तो ऐसे जो है या निराला जो है, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा बंगाली को छोड़कर हिंदी के लिए साहित्य के लिए उन्होंने हिंदी अपनाई और पत्नी ने उसे हिंदी सिखाया था, वो हिंदी प्रदेश की थी। तो ऐसे अनेक लेखक है, उन्होंने अपनी जो प्रांतीय यानी क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें साहित्य लिख दिया है। भारतेंदु युग के गद्यकार खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी भारतेंदु जी का जन्म यानी 1850 में हो गया और उसी समय यानी उसके बाद उन्होंने यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने का प्रारंभ कर दिया है। तो भारतेंदु युग के गद्यकार जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित परिनिष्ठित रूप धीरे धीरे विकसित हुआ। उसी समय गद्य और पद्य ऐसा विभाजन कर दिया था भारतेंदु युग के कवियों ने या लेखकों ने, और वो गद्य के लिए वे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते थे और उसका विकास हो रहा था। खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था। 19वीं शताब्दी के आरंभ को फोर्ट विलियम कॉलेज वाले को हिंदी और भारतेंदु के लेखनों की हिंदी में कोई विशेष अंतर नहीं लगता। यानी जैसे 1800 शती के अंत में यानी अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था और उसमें जो कई अध्यापक थे, तो उन्होंने जो हिंदी का रूप अपनाया था
वह और भारतेंदु युग के काल की हिंदी, इसमें कोई अंतर नहीं था। तो उसी समय के जो विद्वान थे, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करने वाले, वे भी नए थे, वे भी अभी अभी साहित्य लिख रहे थे और खड़ी बोली हिंदी में लिख रहे थे। तो इसी कारण तो भारतेंदु युग की हिंदी और फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापकों की हिंदी, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो छात्रों, इसके आगे का हिस्सा हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। आज यही कहते हैं, धन्यवाद।